प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और यह पेपर 2019 का है, सन 2019 का फर्स्ट सेमेस्टर का गणित पेपर है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के यानी बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का प्रत्येक सवाल का वीडियो बनाकर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन सभी प्रश्नों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में घुसकर सभी प्रश्नों को तैयार कर डालो, ताकि एक दिवसीय परीक्षा हो तो वहां पर भी, और चाहे डीएलएड का सेमेस्टर हो वहां पर भी, आपको मैथ से शर्मिंदा ना होना पड़े। चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं, और यह वीडियो का पहला सवाल पेपर का होगा। देखिए दिया क्या गया है कि कह रहा है पहले आपको 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। कितने बहुविकल्पी? 5 बहुविकल्पी प्रश्न। और पांचों कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के होंगे। 5 प्रश्न दिए जाएंगे और पांचों प्रश्न जो होता है वो एक एक नंबर का होता है। तो इसे आपको केवल और केवल अपनी कॉपी में लिखना क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4, 5, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है उत्तर के रूप में? निम्नलिखित में 9 का अपवर्त बताइए। 9 का अपवर्त यानी 9 का गुणज बताना है। तो 9 का गुणज देख लो। 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यानी ऑप्शन नंबर 12 सही है। ऑप्शन नंबर 12 सही है। जब इसको आप लगाने चलेंगे तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे भैया? प्रश्नोत्तर। क्या लिखना आपको? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है और 1 का उत्तर क्या देना है? 12 देना है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखना है। उत्तर 12 लिखना है, या फिर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 9 के क्या लिखना भैया? अपवर्तक। क्या लिखना भैया? देख लो, आप देख लो एक बार। क्या लिखना है? 9 के अपवर्त लिखना है। 9 के अपवर्त लिखना है। 9 के अपवर्त लिखना है। क्या बात समझ में आ जाएगा? 9 के अपवर्त लिखना है। तो 9 के अपवर्त आपको मैंने बता दिया। निम्नलिखित में 9 के अपवर्त आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ऑप्शन नंबर बी है 9 के अपवर्त। तो आप देखिए 9 के अपवर्त, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, आगे भी ये सभी 9 के अपवर्त। 9 चौक 36, 9 पचे 45, ऐसे सभी 9 के अपवर्त है। अतः ऑप्शन या आप कहें दिए गए प्रश्न का उत्तर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 12 सवाल का उत्तर है। 12 सवाल का प्रश्न का उत्तर है। जैसे आप लिखना चाहें प्रश्न का उत्तर है, ऐसे लिखना चाहें तो आप लिख दें। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, दूसरा कह रहा 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या आपको बतानी। क्या बतानी है? 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्याएं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि वह संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। वह संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वही सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखेंगे 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो भैया 30 के बाद एक 31 खुद अभाज्य संख्या है। 32, 33, 34, 35 और 37 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर देखें तो 2 है। कहां से कहां? 30 और 40 के बीच। 31 और 37 देखो ऑप्शन नंबर सा है। तो आपको उत्तर के रूप में लिखना है। उत्तर के रूप में लिखना है
कि उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 2 के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 2 के रूप में आपको लिखना है, 2 लिखना है। और क्या लिखना है? लिखना है कि 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच केवल 2 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 2 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये बात समझ गए ना? वो कौन कौन सी हैं? 31 और 37, 31 और कौन? 37। बात समझ गए ना? उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? 31 और 37 दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तीन संख्याएं आप देख पा रहे हैं 1:2:3 अनुपात के अनुपात में है। 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। देखो, जब मासा संख्याओं से ले ली जाती है तो ये संख्याएं स्वयं अकेली रह जाती हैं, उनका कोई और मोल नहीं रह जाता है। तो देखिए 12 एकन 12 यानी पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 12 दूनी 24, तीसरी संख्या 12 तिया 36। क्या ये बात समझ गए ना? तो ये संख्याएं क्या हो गई? 12, 24 और 36 यानी ऑप्शन नंबर बा लगाना है और कुछ नहीं करना। केवल प्रश्नोत्तर संख्या बा लिख देना है और उत्तर भी लिख देना 12, 24 और 36, इससे ज्यादा नहीं। बाकी इसका बेसिक लगाना चाहते हो तो मैं समझाऊंगा, लेकिन समय कम है। 1 घंटे के अंदर आपको 25 प्रश्न करने होते हैं, तो बेसिक नहीं लगाना है। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? तो देखो 30 बच्चों में 80% पास हो गए तो 2 0 से 2 0, 8 त्रिक 24 यानी 24 बच्चे पास हो गए, यानी ऑप्शन नंबर आ लिखना है। और उत्तर के रूप में आपको लिख देना है कि 30 बच्चों में 80 बच्चे उत्तीर्ण हुए, अतः 30 का 80% 24 होता है, यानी कक्षा में कुल 24% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। अगला सवाल 5वां देखो, कह रहा 18% का भिन्न रूप क्या होगा? तो भैया भिन्न, ये जो भिन्न है प्रतिशत, ये प्रतिशत खुद स्वयं बताता है 1/100 के में। अब देखो 2 9 18 और 2 5 10 यानी 9/50 सवाल का उत्तर 9/50 ऑप्शन नंबर 10 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 5 नंबर फाइनल कर लोगे। एकदम आसान है, एकदम आसान है। कहते भैया फेल हो जाते 12 नंबर 13 नंबर नहीं पाते। कैसे नहीं पाओगे? पाओगे, मेहनत करोगे तो पाओगे, मन से पढ़ोगे तो पाओगे, फेल कतई नहीं होगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। तो भैया 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। खटाखट लिख दो, 1 नंबर पा जाओ। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 100 होती है। 25 में 25 भी पा सकते हो, क्योंकि ये गणित है, ये कि मैथ है। मैथ में नंबर काटा नहीं जा सकता। यदि आपने सही लिखा है तो उत्तर सही होगा। इसमें कोई राइटिंग वाइटिंग का सवाल नंबर नहीं कटता कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं इसलिए हमने 1 नंबर काट लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है गणित में। गणित में आप 25 में 25 पा सकते हो, फुल मार्क्स वाला नंबर होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कर दो। अब देखो 35 सेंटीमीटर वृत्त का एक व्यास है, 35 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है। एक वृत्त बड़ा सा है, देखो इसको लगाना आपको वहां पर है, तो आपको लिखना है हल, और हल लिखना है और क्या देना है? व्यास। क्या दिया है भैया? व्यास। व्यास 35 सेंटीमीटर दिया है, तो वह त्रिज्या आपको लिखना है। क्या लिखना है? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। अब पूछा है परिधि, अतः वृत्त की परिधि बराबर, अतः वृत्त की परिधि, क्या परिधि? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7 और r का मान होगा 35/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 35, 22 5 110 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। अतः आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप
110 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से आपको लिख देना है, सवाल का उत्तर पा जाओ, नंबर पा जाओगे आप पूरा पूरा। इस प्रकार से लिख देने से आपको पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, नंबर मिलेगा, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? पूरा नंबर लेना कि नहीं लेना, बोलो लेना है ना, तो मन से पढ़ना है तभी पूरा नंबर मिलेगा। चलो देखते हैं अगला सवाल कहता, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो बस आपको करना क्या है भैया, देखो मैं यही बता दे रहा हूं, 24 में 7 से भाग दे देना, 7 3 की 21 हो जाएगा, 21 3 24, दशमलव लगाओगे 0, 7 चौक 28, 28 2 30, अब दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28 2 30, अब 7 दूनी 14, चलो 2 बार ले चलते हैं, कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 6 20, दशमलव के नाते 0, 7 वठे 56। क्या बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसका दशमलव मान क्या होगा, 3.428। इसको आपको वहां लिख देना है उत्तर बना के कि 24/7 का दशमलव मान 3.478 डॉट डॉट भी होता है। कह रहा किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। इस सवाल का उत्तर बस है, बस इतना ही लिखना, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आपको लिखना किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं भैया, अनंत। चलो ये रेखा मैंने खींच दिया, यहाँ देखो कितने बिंदु डाल दे रहा मैं, बहुत बिंदु डाल दे रहा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब कितने बिंदु इस रेखा पर डाले जा सकते हैं, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। क्या बात समझ में आ जाएगा? चलते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। देखो 2 ऑप्शन दिया गया है, मतलब अनुपात दिया गया है, एक 2/3, एक 5/8। कह रहा कौन सा अनुपात बड़ा है, एक 2/3 वाला है, एक 2/3 दिया है, और एक 5 में क्या दिया गया है, 8। एक 2/3 दिया गया है, एक 2/3 दिया, ये 5/8। कह रहा है इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। देखो 3 से इसमें भाग दोगे, तो 3 से जब 2 में भाग दोगे तो चाहे आप ऐसे दे लो, नहीं तो मैं तो कहता हूं 3 छक 18 यानी 0.66 आएगा। इसका भाग 50 में 5 में 8 से भाग जाएगा, नहीं दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 8 छक 48, 2 50, 2 मतलब 20 हो गया, 2 मतलब 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, 4 20 हो गया, 8 पंचे 40। मान लिया जाए कि आपको ना समझ में आए तो आप क्या करना, 2 में 3 से भाग दे देना, कितना, दशमलव लगाओगे 0, तो 3 छक 18, 2 20, फिर दशमलव के नाते 0, 3 छक 18, 2 20, ऐसे ये आता रहेगा। अब देख पा रहे हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो 2/3 बड़ी है, और आपको लिख देना है कि 2/3 इनमें से बड़ा अनुपात है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कितने कप थे भैया, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके उसके पास। कह रहा एक दुकानदार के पास कितने कप थे, 60 कप थे। कितने कप थे भैया, 60 कप थे। अब देखो दुकानदार के पास कितना कप है, 60 कप है। कह रहा 40% कप बिक गया, 40% मतलब 40/100, 1 1 2 0 से 2 0, 6 चौक के 24 कप क्या हो गया है, बिक गया। 24 कप कितना हो गया भैया, बिक गया। अब पूछा क्या गया है, इसे देख लो। कह रहा 60% थे, अरे 40 कप बिक गए। देखो दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गया, कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं, यही कह रहा है। अरे सॉरी, देखो फिर से समझो। कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो ध्यान दो, चलो समझते हैं, कुछ है नहीं इसमें, बस ये समझो कि 60 कप था उसके पास, 40 बिक गया, 40 बिक गया, 40 बिक गया, तो कुल कितना प्रतिशत कप बिक गया। तो भैया 40/60 लगाओगे और गुणे में 100 लगाओगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। यहाँ 2 एकन 200 बटे में क्या आ गया, 3, 3 छक 18 2 20, फिर 3 छक 18 2 20, यानी 66 सही 2/3 प्रतिशत कप उसने क्या किया है, बेच दिया। 40 कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो 66 सही 2/3 प्रतिशत कप बिक गए। देखिए ये भी कितना नंबर का क्वेश्चन था भैया, देखो 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन
तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, 6 5 11 नंबर हो गया कि नहीं? कितना आसान सा है, सब 6 5 11 नंबर आपको मिल गया है। इस प्रकार से आपको लगाना। चलो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2-2 नंबर का सवाल है सब। देखो कहता है कि भैया इसे हल करो, कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका मान ज्ञात करो। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ऐसे उतार लेना है, समीकरण को उतार लेना है। 18 माइनस 14 प्लस में इन ब्रैकेट मझला 16 माइनस 18 माइनस में 5, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो 18 माइनस 5 बराबर कितना होगा? 13 होगा। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। 13 माइनस 16 बराबर कितना आएगा? 3, और प्लस में क्या है? 14 है। और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? 14 3 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 3 17 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 14 3 17 माइनस, और पहले से क्या है? 18 है, 18 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 14 ऐसे आप लिखते चलोगे तो 18 माइनस 17 बराबर 1, सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। याद हो जाएगा ना? तैयार हो जाएगा ना? इस प्रकार से चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल देखो इसमें क्या दिया है, कह रहा पटरी और प्रकार की सहायता से। क्या करना है भैया? पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। कितने अंश का कोण बनाना है? 90 अंश का कोण। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है, और 90 अंश का कोण मैंने आपको बनाना सिखाया है। पटरी और प्रकार की सहायता से तो आप क्या करोगे भैया? प्रकार ले लोगे, और मैं आपको यही समझा देता हूं प्रकार की सहायता से। देखो पटरी की सहायता से एक ए बी रेखा खींचोगे और लिखोगे इसे, ऐसा नहीं कि बिना लिखे हो जाएगा। प्रकार की सहायता से ए बी, पटरी की सहायता से ए बी एक रेखा खींचोगे, और ए को केंद्र मानकर, ए को क्या मानकर? केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाओगे। एक क्या लगाओगे? चाप लगाओगे। ए को केंद्र मानकर एक क्या कर दिए? चाप लगा दिए कि नहीं लगा दिए? अब यहां पर एक बी, आपने क्या है? बी एक सी चाप लगाया या बी चाप लगाया। इस सी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाएं डी, और इस डी को केंद्र मानकर एक तीसरा चाप लगाएं ए, और इस डी और ई को केंद्र मानकर एक फिर से पुनः 2 क्रॉस सेक्शन यानी चाप लगाएं। अब ऐसे में जो ये यहां पर आपने एफ चाप लगाया है, इस एफ को बिंदु ए से मिला दें तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का। और जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है, तब जाके ये पूरा नंबर आपको देगा। और कितना नंबर देने वाला है? 2 नंबर देने वाला। बात समझ गए ना? अब देखो आपने 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में किया, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 6 क्वेश्चन किया, और इसमें देखोगे तो कितना क्वेश्चन आपको करना है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12 नंबर। बात समझ गए ना? 6 दूनी 12 नंबर। देखते हैं जरा एक बार फिर से। तो 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन यहां पर है, और 5 एक इसके पहले नंबर क्वेश्चन था, एक इसके पहले था भैया, कितना था? 1, 5 1 6, 6 दूनी 12, 12 नंबर। बात समझ रहे हैं? 12 क्वेश्चन, ये बातें समझ गए ना? 12 ये 12 और 6 6 12, कितना भैया? 6 5 11, तो 12 और 11 तो जुड़कर भैया कितना हो जाएगा? 3 और 23 नंबर ही हुआ। 2 नंबर कहीं छूट गया है, कोई बात नहीं, आपको 25 नंबर का होता है। बात समझ रहे हैं? ये बातें समझ पाए? तो चलो आओ हल करते हैं। देखो पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बन गया ना। आओ देखो, राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। यहाँ एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना? नीचे होगा, हो सकता है। हाँ ये देखो, है ना? बात समझ गए? 2 नंबर ये, तो कुल मिलाकर कितना नंबर? 25 नंबर। ठीक है, चलो पहले सवाल तो लगा लेते हैं। कह रहा राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, हुआ उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो यहीं पर समझो, अलग से मत समझो, और कॉपी में अपने आप लिख लेना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो सिर्फ आपको लिखना है। देखो राम, आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिख लेना है। चलो हल लिख लेना है, और लिखना है राम ने 300 रुपए के रेडियो को खरीदा, यानी रेडियो का क्रय मूल्य क्या है भैया? रेडियो का क्रय मूल्य 300 रुपया है। और देखो कह रहा उसे 20% लाभ, तो चलो 20% लाभ
बराबर तो 300 का क्या निकालोगे 20% निकालोगे। देखो 0 से 0 3 दूनी 6 यानी 60 रुपया लाभ कमाएगा वो। तब भैया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य देखते हैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 300 तो क्रय था प्लस 60 विक्रय, यानी कुल 360 रुपया लगा, यानी 360 रुपए में वो बेचेगा। क्या ये बात समझ गए ना। इस प्रकार से आपको हल करना है और 2 नंबर उठा के ले आना आराम से। चलते हैं आगे देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 में को भाग देने पर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 रहे। तो आपको सवाल कैसे लगाना, इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे हल करना है समझ लो। देखो दिया है 49, 59 और 109 को भाग देने पर, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। तो पहले जो शेष आया इन्हें ही घटा लेना है। इन्हें यहाँ देखो कितना आ गया 48, यहाँ कितना आ गया 48, यहाँ क्या आ गया 56, यहाँ देखो क्या है 104। बात समझ गए ना। अभी ऐसा इनका मासा लेना, क्या लेना है, मासा लेना। चलो इनका मासा लेते हैं तो 2 से कर लेते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। वैसे मैं 2 से ही करता हूं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एक कन 2 दूनी 4, 2 एक कन 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर 2 से एक बार, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और जो है आपका 2 13 में 26, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी वह 8 बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे हम इसमें सब में भाग दें, लिखना पड़ेगा आपको। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 49, 56, 109 में भाग दें, तो जिससे क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचेगा। अभी देखो 49 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48, शेष कितना बचा 1, और 59 में हम 8 से भाग दे तो 8 सते 56, 56 3 59, 3 शेष बचा कि नहीं बचा। यहाँ पर देखो 18 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 109 में 8 से भाग देते हैं तो 8 एकन 8, 8 2 10 और यहाँ 8 त्रिक 24, 24 5 29। बात समझ में आया। इस प्रकार से हमारे उत्तर की जांच भी हो गई और यहाँ आपको लिखना है। अतः 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 49, 59 और 109 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 1, 3, प्रत्येक दशा में क्रमशः शेषफल 1, 3, 5 रहेगा। बात समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इस सवाल को अभी उत्तर देना है। क्या बातें समझ में आ जाएगी ना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल देखिए कह रहा कि भैया सब सवाल आप लगा सकते हैं और 25 में 25 नंबर पा सकते हैं भैया, है ना। कुछ है नहीं, पेपर में कुछ होता नहीं, घबरा जाते हो आप लोग। देखो 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात करना है, जबकि a बराबर -2, a बराबर -2 दिया है। तो चलो समीकरण में रख लेते हैं 5a² प्लस में 4a माइनस में 2, 5 इसकी जगह क्या रखना है -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुणे में -2 और -2। यहाँ देखो यहाँ 5, यहाँ 2 का वर्ग क्या हो गया 2 दूनी 4 और माइनस का वर्ग माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 पंचे 20 और यहाँ देखो 4 दूनी 8 यानी -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 -8 और पहले से क्या है -2, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रखा जाता है, यानी 20 माइनस 10 बराबर 10 सवाल का उत्तर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे देखो और सवाल दिया गया है, 2 सवाल और दिया गया है। क्या कहता है जरा सुन लो। देखो कहता है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितना आसान सा है, जरा देखिए। नीचे चित्र दिया गया है और उसके बाद एक प्रश्न आपको दिया गया है और उन प्रश्नों का उत्तर भी देना है। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो 3 त्रिज्या क्या भैया OA है, OC है और क्या है OB है। 3 त्रिज्या हो गई। कह रहा है कि 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो 3 जीवा AC है और AB है और क्या है BC है। कह रहा वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो वृत्त का व्यास क्या है AC है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का केंद्र लिखिए। तो वृत्त का केंद्र क्या लिखना है O लिखना है। इसके बाद इनका सारा नंबर हेडिंग डाल के सारा उत्तर लिखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। सलमा कह रहा है, हल आपको लिखना है क्या सलमा है। कौन भैया सलमा है और कौन है
जरा दो लोग हैं, देखिए कौन कौन है, सलमा है और कौन है, रेशमा। सलमा और रेशमा दो लोग हैं। कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। माना रेशमा 100 साल की है तो सलमा कितने की हो जाएगी, 10 प्लस 100 साल की हो जाएगी। 4 वर्ष पहले, तो यहां आपको लिखना, ये देखो वर्तमान आयु है, क्या है, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पहले की बात करें तो क्या, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो 10 यक्स 10 प्लस यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 4, 4 वर्ष पहले उनकी आयु। अब देखो कहता क्या है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, सलमा की आयु, सलमा की आयु रेशमा यानी अपनी बहन की आयु की दुगनी थी, यानी उसकी बहन रेशमा में अगर हम 2 से गुणा कर दे तो किसकी आयु मिल जाएगी, सलमा की। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यक्स है, यक्स है, बात समझ में आ रहा, और 10 माइनस 4 बराबर 6 हो जाएगा प्लस में। यहाँ देखो गुणा कर दो, 2 1 2 यक्स और 2 चौके 8, 8 को इधर कर देगा, 8 को इधर कर देना तो 8 6 14 हो जाएगा, और ये यक्स उधर जाके घट जाएगा, तो ये यक्स उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 6 है, पहले से 6 है, चलो 6 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भैया, 6 लिख देते हैं, और 8 इधर आ जाएगा और 2 यक्स के साथ यक्स चला जाएगा, तो वहां क्या आ गया यक्स, और यहाँ क्या आ गया 8 6 14। यक्स कौन था, रेशमा, यानी रेशमा कै साल की है, 14 साल की। उसकी बहन सलमा कितने साल की है, तो 14 10 24 वर्ष की। अतः आपको लिखना है, अतः जो है, अतः रेशमा, क्या भैया, पहले सलमा लिख लो, अतः सलमा, अतः सलमा, सलमा 24 वर्ष की है, कितने वर्ष की है, 24, और रेशमा, और रेशमा जो है, रेशमा कुल कितने साल की, 14 वर्ष की है। क्या बात समझ गए ना। इसी प्रकार से सभी सवालों को हल करना है। अब आपको मैं बताना चाहूं, देखा आपने देखा कि कुल कैसे सवाल लगाए गए, सभी प्रश्न लगाए गए। अब ध्यान देना है, अब आपको ध्यान ये देना है, ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात यह है कि आपको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देना था, बात समझ गए कि नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कितना मिल गया भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कितना मिल गया बताओ, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी आपके पास थी, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पास थे 5 थे। क्या आपको नहीं पता बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी थी भैया, 5 थी। आप देखेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या आपके पास 5 थी। देखो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है कि नहीं, ये वस्तुनिष्ठ कहें या बहुविकल्पीय प्रश्न कहें, इनकी संख्या कितनी थी, 5 थी। क्या ये बात समझ गए ना। अब 5 प्रश्न ये हो गए आपके, 5 नंबर एकदम आसान, 5 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न था आपके पास, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था आपके पास। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास कितना था जरा देखना, 6 था। बात समझ गए ना। और देखो ये 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे कितने नंबर के, 5 अंक के थे। बात समझ गए ना। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न था, और 6 प्रश्न था कितने, 6 अंक का। क्या ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। उसके बाद आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, बात समझ गए ना, लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कितने होंगे जरा ये आप देख लेना। तो भैया आपके पास होगा 6 नहीं 7 होगा, ठीक है ना, 7 प्रश्न होगा। अब देखो 7 प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, तो 7 दूनी 14 अंक। अब आपको कुल कितना अंक चाहिए, देखो 14 6 20 5 25, कुल 25 अंक का आपका पेपर होता है। 25 अंकों में कम से कम आपको 13 अंक पास होने के लिए चाहिए। कितना अंक, पास होने के लिए 13 अंक। अब बताओ 13 अंक नहीं पाओगे आप, 25 में 25 पा सकते हो और 1 घंटे के अंदर पूरी कॉपी लिख भी सकते हो। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों मैंने उत्तर प्रदेश के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का सभी प्रश्न का सलूशन भी हल करवाया, और ये पहला पेपर भी रहा। इस प्रकार से और 2-3 पेपर मैं हल करवा के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा भी होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े, साथ ही साथ आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय से पहुंच जाए यानी मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।